तो आपको ये इंट्रोडक्शन लेके तो लगी क्या होगा कि एक पूरी पीढ़ी है जिसने खाया है खाना और सुना है समीर अंजान का गाना, तब जाके बड़ी हुई है वो। 4000 से ज़्यादा गाने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर, बहुत सारी बातें, जितना इनके बारे में कहा, वेरिएशन लिखे हैं, कई पीढ़ियों को मोहब्बत सिखाई है। शुरू में जब इनके गाने सुने जाएंगे तो लगेगा कि मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम ही से करता है। और अभी मैं सुन रहा था चुम्मा, एक चुम्मा तो बनता है। हर पीढ़ी के लिए इन्होंने गाने लिखे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, पहाड़ों पर भी बात करेंगे, उत्तराखंड पर भी बात करेंगे। और जब मैं आपके बारे में, वैसे तो सब लोग जानते हैं, फिर से मैं देख रहा था, तो सबसे पहले तो ये कि आपने कहीं कहा है, क्योंकि जानते आपको सब है, अब आपके अंदर का जो रंग है वो सबके सामने आएगा। तो आपने कहीं कहा कि कबीर, मीर और समीर सब एक बराबर हैं। क्या है, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान शिखर समागम के तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। शशि शेखर जी को मैं ख़ास तौर से बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी ये मोहब्बत है कि मुझे, मेरे ख्याल से, मैं, विवेक तुमको भी याद होगा, या दूसरा कार्यक्रम है हिंदुस्तान का जिसमें मैं आया हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग मुझसे, और बड़ा गहरा, अब तो बड़ा घरेलू रिश्ता हो गया है इन लोगों से। और आपका ये शहर जहाँ हम बैठे हैं, जिसका नाम है देहरादून, ये मेरी तीसरी यात्रा है यहाँ की, और कुछ न कुछ तो हुआ है इस शहर के साथ। मेरा वास्ता, राब्ता कुछ हुआ है कि ये बार बार मुझे बुला रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसी शहर का होके रह जाऊं। और एक और बात बताता हूं, और वो सस्पेंस, चूँकि यहाँ सारे उत्तराखंड और देहरादून से आए हुए लोग हैं, तो कल शाम जब मैं मुंबई से यहाँ पहुँचा तो सिंदूरी सूरज ढल रहा था, तो मैं अपनी बालकनी में बैठा, तो इस शहर ने कहा कि तुम आए तो इतनी बार, मगर कुछ शहर को दे के नहीं गए। तो आज मैं देहरादून पे कुछ सुनाऊंगा आपको, मगर उसके लिए आपको आखिर तक बैठना पड़ेगा, और वही सुनाऊंगा जो मैंने जिया है। जितना कुछ आपने सुना अभी, जो कुछ मैंने लिखा है, कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसको जिया नहीं और लिखा। तो कहीं ना कहीं आपके दिल को, आपके जहन को इसीलिए वो छूते हैं, क्योंकि मैंने खुद जी के लिखा है। और जब कोई बात जी के कही जाती है तो उसका असर होता ही होता है, उससे कोई ना कोई किरदार जुड़ जाता है। हर आदमी के इमोशंस होते हैं, हर आदमी उन रास्तों से, प्यार से, दर्द से, तन्हाई से गुजरता ही गुजरता है। अब तुम्हारे सवाल पे मैं आ जाता हूँ। मीर, कबीर और समीर, पहले दो बहुत बड़े बड़े नाम तुमने ले लिए, और उन नामों के साथ मेरा काफिया मिला दिया। यहाँ तक तो मुझे मंजूर है, मगर देखो बेटा, एक होता है कि साहिर साहब ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। दौर बदलते रहते हैं, मीर, कबीर, समीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दौर बदलते रहते हैं से मैं ऐसे ही ये इस बारे में चर्चा कर रहा था, तो मेरे वरिष्ठ हैं प्रताप सर, उन्होंने मुझे एक शायरी याद दिलाई कि विवेक, ये वाली शायरी याद आ रहा था कि गालिब, मीर, बशीर, कबीर सभी एक मकतब के हैं। अभी आपने मेरे उस सवाल का जवाब लेकिन दिया नहीं है। नहीं, फिर से पूछो सवाल, मैं समझा नहीं। सवाल ये कि आपने एक जगह कहा कि कबीर, बशीर और समीर तीनों एक बराबर हैं। ये फैसला तो आवाम करेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी कोई औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम तुमने लिए हैं, अब ये आने वाला दौर बताएगा कि उनकी श्रेणी में मैं कहीं खड़ा होता हूँ, नहीं खड़ा होता हूँ। जिस पीढ़ी ने मुझे सुना है, जिस पीढ़ी ने मुझे सराहा है, अब उनके साथ मैं कहाँ तक चलता हूँ, या आवाम मुझे कहाँ तक लेके जाएगी, ये तो जब इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारे सवाल का जवाब आएगा।
मेरी इतनी हैसियत नहीं है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस पे कुछ भी कमेंट करूं। वो वही एक लाइन है ना कि वक्त अपना नायक चुनता है, तो वक्त पे छोड़ देते हैं। वक्त ही जवाब देगा। अभी आपने जो एक बात कही कि आपने जो जिया है वो लिखा है। अमृता प्रीतम ने रशीदी टिकट में लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जितनी बार मोहब्बत की हो, जितनी बार मोहब्बत लिखा हो उतनी बार मोहब्बत की हो। और आपने तो कई तरह के गाने लिखे, कई, मेरा दिल भी कितना पागल है, अभी एक चुम्मा की बात हो रही थी, ऐसे तो। और मुझे लगता है कि एक पूरी पीढ़ी को आपने प्रेम, मोहब्बत, इश्क सिखाया है। कितनी बार किया है? कितनी बार किया है? अरे लो, पहले ही कबूल कर लिया, फिर कबूल करवाना चाहते हो? नहीं, क्या होता है ना, एक लाइन सुनिए ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये कहूँ कि मैंने प्रेम नहीं किया और प्रेम गीत लिखे, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं और ये पूरी ऑडियंस मानती है कि समीर अंजान ने प्रेम किया जी, लेकिन एक और वो लिखते हैं कि तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, फिर वो भी लिखते हैं हम हैं राही प्यार के। तो कितनी बार किया कि इतने सारे गाने लिख दिए? कभी नहीं। मोहब्बत अगर कितनी बार हो तो वो मोहब्बत होती ही नहीं। मोहब्बत हो गई तो बस ख़त्म, उसके बाद कोई अगर दूसरी हुई तो वो मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर वो क्या होता है वो तुम्हारी पीढ़ी बहुत अच्छे से जानती है। हमारी पीढ़ी ने तो सच्चा प्रेम किया था। और शायद ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आज हिंदुस्तान के मंच पे कि मेरी लव स्टोरी चली थी तकरीबन 17 साल, और उस 17 साल में मैंने अपनी महबूबा को केवल एक बार छुआ था। कहाँ? अब जिस आदमी ने 17 साल इंतजार किया होगा तो अगर कहीं और छूना होता तो बहुत पहले ही छू लेता। हाथ सर केवल हाथ छुआ था और उस एक स्पर्श ने मुझे वो सब कुछ दे दिया था जो एक शादीशुदा आदमी बीबी के साथ महसूस करता है। दिल से बताइएगा उस पे कौन सा गाना लिखा था जो लिरिक्स उस पे लिखे थे? अब तुम हर गाना मेरा एक इमेजिनेशन का गाना था जो सलमान खान की एक फिल्म आई थी और मेरा भी बहुत पसंदीदा गाना है। और उसको सुन के उन्होंने कहा कि समीर साहब इतना खूबसूरत प्रतिबिंब आपने बनाया है। कहता है कि दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। तो तमन्नाएं तो बहुत थीं, मगर बंदिशें और दायरों के बीच का वो जो प्यार था जो मिला नहीं। बहुत सैड लव स्टोरी थी और इसीलिए लिखा कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। और मज़ा तो तभी है बेटा कि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, अगर वो मिल जाए ना, प्यार जो है वो एक प्यास है जो बनी रहनी चाहिए। अगर वो प्यास मिट गई ना तो वो प्यार ख़त्म हो गया। तो उस जलन का क्या करेंगे जी? उस जलन का क्या करेंगे जो प्यास के बाद बनी रहती है? सुना नहीं है? उस जलन का क्या करेंगे जो प्यास के बाद बनी रहती है? वही आ रहा सारा गीतों में। जब जब वो किरदार आते हैं मैं निखर के उनको सामने लेके आता हूँ वो, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी का एक गाना था विवेक, बहुत खूबसूरत की, और ये जो तुम्हारा सवाल है उसका बहुत सही जवाब है कि मैं कब गाता, मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। तो हम तो कभी विवेक लिखते ही नहीं। जब ये सवाल तुम पूछते हो कि सर आपका पसंदीदा गाना क्या है, आप कैसे लिखते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने तो लिखा ही नहीं, मुझसे उन कहानियों ने लिखवाया, उन किरदारों ने लिखवाया जो उस फिल्म में थे। और इसके लिए कई बार आरोप भी लगे हैं। जैसे अभी तुमने गाना सुना
कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। बेबसी ये है कि अब जब हम किरदार जीने लगते हैं, जैसा मैंने कहा कि जब तक मैं जीता नहीं हूँ लिखता नहीं हूँ, तो जब साजन लिख रहा था तो मैं शायर था, तब मैंने लिखा मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। और जब मैं कूली बना तब मुझे लिखना पड़ा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की फिरा रहा था। कर रहे थे। अब लो, अब वो तुम वो भी करवाओगे कि मैं ही जाके फिर वो भी करूं? मैंने कहा जो मैंने जिया, जीने का मतलब ये नहीं कि मैंने किया। किया और जिया में बहुत बड़ा फर्क है विवेक। जिया तो बहुत कुछ जाता है। मैंने देहरादून को जिया है, अब तुम बोलो कि हाँ देहरादून को आपने बनाया है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी बात मान लेते। एक बात बताइए, क्या एक जलन इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक, इतनी गहरी हो सकती है कि आप इतने सारे गाने लिख देंगे? एक ही जलन थी, बस एक ही काफ़ी है। जैसे बोलते हैं ना, प्यार एक ही काफ़ी है, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, दिल टूटने का, दिल जुड़ने का, बिछड़ने का, जुदाई का, तन्हाई का, रुसवाई का, ये एहसास एक बार होना चाहिए। मगर एक बार अगर नहीं हुआ तो लिखोगे तो फेक लगेगा। और वो एक जो होता है ना, वो 100 बार भी हो तो वो एहसास वही होता है। एहसास कभी नहीं बदलता कि एक बार दिल टूटा तो ऐसा हुआ, दूसरी बार दिल टूटा तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। वो जो दर्द होता है, उस दर्द की परिभाषा एक ही होती है और वो केवल महसूस किया जा सकता है। उसको, उसके लिए कोई अल्फाज हमारे पास नहीं है कि मैं तुमको बता दूं कि ऐसा होता है वो दर्द। आपने उस ज़माने से लेके इस ज़माने तक के गाने लिख दिए। अभी कोई नया गाना आने वाला हो तो हिंदुस्तान के मन से ऐलान कर दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए, फिर मैं अपना सवाल एक और रखूँगा। कौन सा? कोई नया गाना अगर आप लिख रहे हो इन दिनों किसी फिल्म के लिए। अभी आने वाले हैं गाने, बहुत से आने वाले हैं, बहुत सारे गाने बहुत सारे गाने। अभी सलमान की एक पिक्चर लिख रहा हूँ, सिकंदर, और बहुत अभी एक होली का गाना, बहुत ज़माने के बाद मेरा एक बड़ा मशहूर होली का गाना है जो बागबान मैंने लिखी थी, तो बागबान में वो गाना जो बच्चन साहब का है, होरी खेले हैं रघुवीरा अवध में। और बहुत ज़माने, मैंने करीब 3-4 होली के गाने लिखे हैं और सब बड़े मशहूर। एक अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का गाना था, डोंट लेट्स प्ले होली। और उसके बाद एक पिक्चर ही बनी थी जिसका नाम बनारस था, रंग फेंको डालो गुलाल बोलो सरररा। तो ये मेरा तीसरा होली का गाना होगा जो अभी आने वाला है। हम जब आपके गाने देखते हैं तो आप उस ज़माने से लेके हमारे इस ज़माने, जो आपने आरोप लगा दिए कि हमारे ज़माने में इश्क नहीं होता है, तो उस ज़माने से लेके इस ज़माने तक लिखते हैं। आपके अभी जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसमें कई गाने रिमिक्स किए गए दोबारा, लेकिन आपको क्या रिमिक्सेस से आपत्ति है? मैं आपका बयान पढ़ रहा था, आपने कहा क्रेडिट ठीक से नहीं दिया जा रहा है, क्या समस्या क्या है? ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे हमारी बहुत दिनों से एक योजना चल रही है और हम इसको बहुत बड़े लेवल पे बंद करवाने की कोशिश में हैं। क्या बंद कराएंगे? यही कि जो रिक्रिएट हो रहा है, ये जो रिक्रिएशन है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर ये मेरा मॉरल राइट्स है कि हमारी क्रिएटिविटी को खराब न किया जाए। जैसे मैंने कहा कि दिलबर दिलबर गाना जो तुमने सुना, जो रिक्रिएट किया हुआ गाना, पूरा गाना एज इट इज़ है, ऊपर राइटर ने कुछ भी लाइन लिख दी है जिसका उस गाने से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये हमारे मॉरल राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पे हम लोग लीगल एक्शन लेने वाले हैं कि आप किसी की क्रिएटिविटी को अगर बेहतर कर सकते हैं तो करिए, आपको ख़राब करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, ये जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है ना कि ये जो गाने रिक्रिएट होते हैं तो उससे नई जनरेशन कनेक्ट होती है, आने वाली जो ये जनरेशन जो अभी चल रही है, जो तुम लोगों की जनरेशन है, पता चला वो ये ख़राब गाने गा गा के समीर जी को गाली देंगे कि यार समीर जी ने क्या लिखा है गाना। तो वो नहीं होने देना है। जो भी हमने लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, अगर ये पिछले 40 साल से लोग उसको सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छा है, इसलिए सुन रहे हैं, तो हम उसको खराब नहीं होने देंगे, ये पक्का वादा है। क्रेडिट को लेके आप इतने सजग क्यों रहते हैं? क्रेडिट को लेके आप इतने सजग क्यों रहे हैं? जैसे हाल में एक फिल्म आई थी एनिमल, उस पर आपका बयान काफ़ी वायरल हुआ था। क्रेडिट पे लेके इसलिए सजग रहना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सोची समझी राजनीति है कि
किसी तरह से, और एक बड़ी लंबी कहानी अगर मैं अभी बहुत बताऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। हमारी एक बड़ी लंबी लड़ाई हमने लड़ी थी अपने राइट्स के लिए, और क्रेडिट गोज टू जावेद अख्तर एंड हम लोग सब उनके साथ उस मुहिम में थे, जिन्होंने कॉपीराइट एक्ट, उन्होंने लॉ ऑफ लैंड चेंज करवाया। हिंदुस्तान का कॉपीराइट करेक्ट नहीं था, और हम लोग जाके कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, सोनिया जी से मिलके हम लोगों ने पूरा वो लॉ चेंज करवाया, और गीतकारों का और संगीतकारों का जो अधिकार था, हमारे गाने जो पूरी दुनिया में बजते हैं उसके पैसे हमको नहीं मिल रहे थे, वो केवल म्यूजिक कंपनी ले रही थी। और हम जब लड़ाई लड़े तो आज हिंदुस्तान के मंच पे मैं बता रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, नाम का नहीं आना, रिक्रिएट होना, अगर ये सारी चीज़ें हमने करेक्ट करवा ली तो फिल्म इंडस्ट्री में जिस राइटर ने 25 या 50 गाने भी हिट लिख दिए ना, उसकी पूरी पीढ़ी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना पैसा उसको IPRS की रॉयल्टी से मिलेगा। ये और उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पहली जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, जिसको लेने आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, मेरे पिताजी, मैं सब गए थे, उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पैसा वो था 10 करोड़। उस वक्त 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। वो किसी को 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे मिला। अभी जो इस साल रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 500 करोड़ की हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना पैसा है। हाँ, ये भी अब इंडस्ट्री तुम्ही पता लगाओ। अब ये खुलासा भी तुम ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और शायद इसीलिए हिंदुस्तान वाले बुला भी रहे हो मुझे कि शायद उनको इस सवाल का जवाब पूछना हो कि समीर जी के पास कितना पैसा है। कितना है वैसे? नहीं, अच्छा वो नहीं तो बता दीजिए कि टैक्सी कितना देते हैं, सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं ना। मैं तुमको अपने बैंक अकाउंट को ही दिखा दूंगा, तुम मुंबई आ जाओ, तुमको वो भी दिखा दूंगा मैं। वो कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इस सरकार में आप कुछ छुपा नहीं सकते, सब कुछ बताना ही पड़ेगा आपको। सरकार से याद आया कि जो अभी देश में हालात चल रहे हैं, राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, आप बड़ा एक्टिव भी रहते हैं। दीपिका पादुकोण गई JNU में, आपने विरोध कर दिया। बेटा देखो, हमसे गीतों के ऊपर बात करो। हमने राजनीति फिल्म में भी गाना लिखा है, मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं। बहुत प्यारा गाना, मुझे बहुत पसंद है। मुझसे मैं यहाँ जवाब देने बैठा हूँ केवल एक विषय पे, गीत। मैंने पूरी जिंदगी केवल गीत लिखे हैं और गीत बेचे हैं और गीतों से पैसा कमाया है। राजनीति क्या होती है, देश में क्या होता है, इसको बताने के लिए तो तुम्हारा पेपर अपने आप में बहुत है। हमसे क्यों पूछते हो? रोज सुबह का हिंदुस्तान पढ़ लिया करो, राजनीति में क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। मैं घूम रहा था तो कई लोगों की ऐसी जिज्ञासा थी, उन्होंने कहा था कि पूछ लेना समीर सर से, तो मैंने सोचा नहीं, उनकी जिज्ञासा तो उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ ना कि आप रोज हिंदुस्तान जरूर पढ़िए, आपको सारी खबर लग जाएगी। कि समीर जी से बात करनी हो, समीर जी से पूछना हो तो गीतों के बारे में पूछिए। अच्छा समीर सर, मैंने कहा था कि अक्सर मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपने जनरेशन देखी है, आप लंबे वक्त से लिख रहे हैं। अभी हम लोगों के लिए आप जो कब से कह रहे हैं कि तुम्हारी जनरेशन, हमारी जनरेशन के लिए लिख रहे हैं। अब कुछ जो नए लोग हैं, नई कवि हैं, जो मेरे उम्र के लोग हैं, मुझसे 2 साल छोटे, 4 साल बड़े, वो भी लिख रहे हैं। उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? जो नए लेखक, जो नए शायर, जो नए कवि आए हैं। बहुत अच्छा भविष्य है। देखो, जब लता जी, आशा जी, किशोर दा का जो वक्त था तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ग्रुपिज़म है। इवन जब हमारा दौर आया तो बल्कि हम लोगों पे आरोप भी लगा कि आप लोग टीम बना लिए हैं, नदीम श्रवण केवल समीर के साथ काम करते हैं, आनंद मिलिंद केवल समीर के साथ काम करते हैं, नए राइटरों को आप आने नहीं देते आप लोग। मगर वो सच्चाई क्या थी वो तो अलग बात है। मगर अब का जो दौर आया है ना, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये बिल्कुल खुला आसमान है। और हमारी इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपसे कोई डिग्री नहीं मांगती, आपकी न तो हाइट नापती है,
न तो आपको देखती है कि आप खूबसूरत हैं कि बदसूरत हैं, वहाँ एक ही चीज़ बिकती है जिसका नाम है टैलेंट। अगर टैलेंट है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो मुंबई में आके सफल जरूर होगा। दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आज की पीढ़ी में सबसे ज़्यादा मिसिंग है। एक है पेशेंस। पेशेंस है ही नहीं है। आज सोचा वो कल चाहिए चाहिए। पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ये कोई जादू मंत्र का खेला नहीं है कि कल गए परसों हो जाए। लोग, मैं बीइंग अ सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर सन, मुझे 10 साल लगा। लोगों को लगा होगा कि गीतकार अनजान का बेटा हूँ मैं, वो तो किसी से भी बोल दिए होंगे तो मेरा गाना रिकॉर्ड कर देगा। उन्होंने एक ही बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था कि लक्ष्मी जी, ये मेरा बेटा है और ये लिखता है, आप इसको कुछ गाने दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि अनजान जी, आज तो आपने कहा मुझसे किसी से बोलना मत, एक बात याद रखना, बाप की दुकान बाप की होती है और बेटे की दुकान बेटे की होती है। उसको बोलो, अगर उसमें दम है तो मुझे मुखड़े सुना के गाना पास करवाया और वो हासिल करने में मुझे 4 साल लगे। नहीं, संघर्ष तो आपका भी रहा है। और एक सवाल जिसका जवाब आप देते नहीं हैं, मैं भले जगह बदल जाए, कार्यक्रम बदल जाए, मैं वो सवाल छोड़ता नहीं हूँ। संघर्ष आपका रहा है। इंट्रोडक्शन में भी हमने सुना, आपकी डायरी किसने फेंकी थी? डायरी देखो बेटा, वो नाम बता देना, कोई नाम बताते नहीं है, मैं पूछना छोड़ता नहीं हूँ। नाम बता देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, बट वो आदमी आज दुनिया में नहीं है। जो गुजर चुका है उस पे कीचड़ उछालना, उसके सबके बारे में जानना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं और लोगों की चीजें, नहीं, छवि जिसकी होती है और जो वैसा आदमी होता है, मैं तुम्हारे, तो उससे समाज सीखता है। आज मैं तुम्हारे मंच पे बता भी देता हूँ। और बेचारे बहुत स्ट्रगलर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका कोई बड़ा नाम नहीं था, उनका नाम था श्याम सागर, और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और मेरे पिता के सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि वो मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। उस बात का मुझे ज़्यादा दुख हुआ कि एक अजनबी कोई म्यूजिक डायरेक्टर फेंकता ना, तो और उसका 2 रीज़न हुआ। मुझे एक तो दुख भी हुआ और मुझे ये लगा कि यार ये पिता का दोस्त है, अगर इसने डायरी फेंकी है और ये कह रहा है कि तुम जिंदगी में गीतकार नहीं बन सकते हो, तो इसकी मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं होगी। इसका मतलब शायद मुझे लिखना नहीं आता। और जो मैंने बहुत बार इंटरव्यू में कहा भी है कि जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो वही पंक्तियां जो आपके एंकर ने भी और कई लोगों ने बोला कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ। इन पंक्तियों ने जो मुझे ताकत दी ना, और फिर मैं वहाँ से गया उषा खन्ना जी के यहाँ, और उससे दिन गया। मैं बहुत इस मामले में बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं जो चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ उसके पीछे हटता नहीं हूँ, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि आज ही इस बात का फैसला हो के रहेगा कि सचमुच मुझे लिखना आता है कि नहीं आता। और इसीलिए मैं उषा खन्ना जी के, जो उस वक्त काफ़ी बड़ा नाम था, उन्होंने सही मायने में मुझे गीतकार बनाया। उसने जितना डिस्करेज किया था, उस औरत ने कहा कि समीर ये केवल 4 मुखड़े छोड़ के जाओ और मैं इसी हफ्ते तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करूंगी। मैं इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ तुम्हारी इन पंक्तियों से। और वो पहला गाना मेरी ज़िंदगी का उषा खन्ना जी ने रिकॉर्ड किया, और वो फिल्म थी बेखबर। और वो अलका याग्निक का लाइव का दूसरा गाना था कि गोरी परेशान है, काली परेशान है, हर घरवाले से घरवाली परेशान है। घरवाली से याद आया कि प्रेमिका का नाम आपने नहीं बताया। प्रेमिका का नाम तो बताऊंगा ही नहीं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जिससे मैंने मोहब्बत नहीं की, जिसकी मैंने बंदगी की है, वो उसके बारे में तुम मुझसे अगर पूछोगे तो वो तो फिर प्रेम वैसे भी प्राइवेसी का सब्जेक्ट होता है, छुपा कर। बिल्कुल बेहतर। अब के इस दौर में नहीं मैंने कहा कि हमारे दौर में तो हमको आई लव यू कहने के लिए 2 साल लगे थे। आज की पीढ़ी वो नहीं कहती। आज की पीढ़ी शुरू होती है, आती है क्या खंडाला, यहाँ से लव स्टोरी शुरू होती है आजकल की। तो वो ज़माने
अब ये कहानियों किस्सों में वो सब सुनते रहोगे। कभी लैला मजनू की कहानियाँ सुने थे, कभी सीरी फरहाद, कभी हीर रांझा, कभी हम आपकी समीर। सुनना चाहते हैं ना, हैं? हम आपकी सुनना चाहते हैं। हाँ सुन लेना, वो भी इतिहास में जब आएगा तो वो नाम के साथ आएगा तो तुम याद कर लेना कि देखो समीर साहब ने तो नहीं बताया, मगर देखो अब ये नाम जाहिर हो चुका है। कब आ रही है वो किताब? हैं? कब आ रही है वो किताब? अब इतिहास लिखेगा जब, तो वो इतिहास से पूछो, जब लिखा जाएगा तो बताएगा नाम। अच्छा, अब बॉलीवुड की बात करते हैं। अक्सर जो लोग हैं, दर्शक हैं, हम जैसे आम आदमी हैं, वो बॉलीवुड को देखते हैं कैमरे की नज़र से। हम खबरें चलाते हैं, खबर बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। आप कह रहे थे कि पुराने ज़माने में संघर्ष हमेशा रहा है, मुश्किल है। अभी भी गुटबाजी है क्या बॉलीवुड में? गुटबाजी बॉलीवुड में हाँ ऑलवेज रही है बेटा, मगर अब नहीं है। वही तो मैं बोल रहा था जो आप तुमने आने वाली पीढ़ी के बात कही, उस ज़माने में थी। बहुत से ऐसे सिंगर्स थे जो बहुत काबिल थे, मगर वो बाहर नहीं निकल के आए। उसमें से एक बहुत बड़ा नाम था सुमन कल्याणपुर का, जिनको लोग बोलते थे कि वो डिट्टो लता जैसी उनकी आवाज़ लगती थी, लता जी जैसी, मगर वो नहीं आई। तो बाहर नहीं आई तो ज़रूर कोई ना कोई गुटबाजी की वजह से ही नहीं आई होंगी, वरना क्यों नहीं आती बेचारी, अगर वो काबिल थी। मगर अब वो बात नहीं है। और पहले क्या था कि पॉपुलेशन कम थी, फिल्में कम बनती थीं, लोग कम हुआ करते थे, तो वो अपने दायरे में उस तरह की चीज़ें कर लेते थे। अभी दुनिया इतनी बदल चुकी है और इतना सब कुछ खुला खुला सा हो चुका है ना, कि डिजिटल की दुनिया में आप अगर टैलेंट कहीं है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो आएगा ही आएगा। डिजिटल की दुनिया से याद आया, ये मेरा अपना भी सवाल है और कईयों के मन में होगा जो लोग शायरी कविताएं लिखते हैं। मैं अपने ऑफिस का इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक सोशल मीडिया के मेरे मित्र हैं केतन, तो वो लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मैं भी छोटी मोटी चीज़ें लिखता हूँ। जब ऑफिस से समय मिल जाता है तो मैं लिखता हूँ। केतन एक दिन बैठे हुए थे, बोले कि अरे कहाँ जा रहे हैं कवि महाराज? मैंने कहा स्टूडियो जा रहा हूँ, शो है मेरा। बोले कि कुछ चल रहा है दिमाग? मैंने कहा हाँ चल रहा है, ये देखिए नया आया है। उन्होंने चैट जीपीटी पे लिखा, विवेक के नाम से एक कविता लिखी है। कविता लिख के आ गई। फिर लिखा विवेक की प्रेमिका पे एक कविता लिखी है, कविता लिख दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लेखकों के लिए खतरा है? है तो बहुत बड़ा सवाल बेटा ये। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव जो है वो, ये सवाल मेरा भी है आप जैसे, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी से जानने का। तो और हमारी मैं ये भी ऐड कर, क्या वो उतनी भावनाएं ला पाएगा जो हम जीते हैं? नहीं वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो सवाल ही नहीं पैदा। कई बार मैंने उस पर, हमारे बच्चों ने जाके बोला कि राइट सम सॉन्ग लाइक समीर जी, तो उसने जो लिख के भेजा वो कहीं दिलबर डाल दिया, कहीं आशिकी डाल दी, कहीं साजन डाल दिया, मिला जुला के दे दिया। मगर वो एक शेर जो तुमको मैं सुनाया था, मेरे ख्याल से पिछली बार ये इसी मौजू पे बात हुई थी या क्या हुई थी, मैंने उनसे कहा था जो सवाल तुम पूछ रहे हो किसी का शेर है, मेरा नहीं है, बट ये कमाल की चीज़ है कि कहता है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे, तुम समीर का सब कुछ ले सकते हो, समीर की रूह कहाँ से पैदा करोगे। कोई इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है वो सब कुछ आपका ले सकता है, मगर आपकी आत्मा, भावनाएं कैसे ले जाएंगे? कहते हैं ना कि लता से बेहतर सिंगर हो सकती है मगर लता नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं हमको, और हम क्रिएटर्स को उतना खतरा नहीं है, बट बाकी बहुत सी जगहों पे उससे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और काफ़ी जगह तो अमेरिका में तो इसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम भी चालू की है। ये है कि हम लोग ये समझे कि लेखकों के लिए भावनाएं बहुत अहम है, कि भावना वो कहाँ से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर लिख भी लेता है तो भावना कहाँ से लाएगा, भावनाओं पर आधारित है। तो आपके गीतों में वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है, जैसे आपने लिख दिया कि नज़र के सामने जिगर के पास, ये किसी के लिए लिखा। फिर लिखा मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है। तो इससे सवाल मेरे पीढ़ी को उत्पन्न होता है कि समीर सर ने कितनी बार प्यार किया। अच्छा एंकर अपने एजेंडे से नहीं भटकता है। अच्छा अभी तुम बहुत सवाल मुझसे पूछ रहे हो, तुम भी एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है।
अब जब खुलासा हो ही रहा है तो दोनों तरफ से खुलासा हो जाए। तो आज बता ही दो। देखो हिंदुस्तान वाले तो खास तौर से बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि अच्छा किया कि समीर साहब ने विवेक को भी आज फंसाया कि अब तू जवाब दे विवेक, कि तू लिखता है और ये चेहरे की रौनक बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है ज़रूर। क्योंकि बोलते हैं ना कि चेहरा जो है दिल की किताब होता है, तो वो दिल की किताब में किसी का नाम लिखा है, वो नाम क्या है बताओ? नहीं है, सिंगल हूँ। नहीं है, सच्ची नहीं है। मतलब यही मैं बोला कि सब आज की पीढ़ी झूठ इतनी सफाई से बोलती है, झूठ भी सच लगने लगता है यार। लोग मान लेते हैं कि हाँ यार विवेक इतने, एक तो ईश्वर ने तुम्हारी शक्ल इतनी इनोसेंट बनाई है कि तुम झूठ भी बोलते हो तो सच लगता है। अब हम क्या करें उसका इलाज? चलो कोई बात नहीं, आओ अगले सवाल पे। वही सवाल तो वही है, मैं कहाँ भटका हूँ? क्या कि इतनी बार कैसे जी लिया आपने कि अलग अलग चीजें लिख दी? देखो गीतकार के लिए एक लाइन बहुत खूबसूरत है, संतोषानंद बहुत महान कवि और गीतकार रहे हैं, उनकी एक लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हम गीतकार जो होते हैं बेटा, हम आम आदमी की ज़बान होते हैं, हम आम आदमी की धड़कन होते हैं, हम आम आदमी की बोली में, आम आदमी की भाषा में अपने गीतों को ढालते हैं। हमारी परिभाषा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आनंद बख्शी ने तो 500 बार कहा कि मैं शायर तो नहीं, भैया मुझे शायर कहो ही मत, मुझे शायर नहीं बनना है, मैं छोटा मोटा गीतकार हूँ और मुझे मेरी औकात में रहने दो, मैं कतरा हूँ, मुझे समंदर बनाने की कोशिश मत करो। मैंने एक शायर का शेर ऐसे ही पढ़ा था, जो लेखक लिखते हैं और बताते नहीं हैं कि हमने तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दिया, एक भी गज़ल में तेरा नाम नहीं आने दिया। तो शायद वही कर रहे हैं आप। अब चलिए, अब हम वापस लौटते हैं उत्तराखंड पर। आपने क्या लिखा और क्या गाना, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये पहाड़ों, एक सवाल इसमें मेरा ये भी था कि क्या आपने उत्तराखंड आके कभी लिखा, या फिर कोई ऐसा गाना जब लगे कि यार नहीं, इसको मुझे फिल्माने के लिए या लिखने के लिए मुझे पहाड़ चाहिए, पहाड़ों में जाना है? अभी तुम्हारी एक एंकर ने लंच करते करते यही सवाल मुझसे पूछा, देखो हाथ भी उठा रही है, देख लो उसकी शक्ल भी देख लो तो अच्छा है, कि सर क्या लगता है, तुमने तो फिर भी 2 और सवाल मिस कर दिए इसमें। जब भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि समीर जी आपकी इंस्पिरेशंस क्या हैं, आप लिखते कैसे हैं, और उनके मन में पहले उसका जवाब होता है, लेकिन मज़ा लेने के लिए मुझसे पूछते हैं, तो जवाब उनका ये होता है कि उनको एक गलत फहमी है कि शायरों की 2 कमजोरी होती है, एक शराब और दूसरा शबाब। उनको लगता है जो शायर है वो एक तो शराब बहुत पीता होगा और उसके रोमांस बहुत सारे होंगे। अब तीसरा सवाल ये है कि सचमुच क्या शायरी करने के लिए आपको माहौल चाहिए, कश्मीर चाहिए, देहरादून चाहिए, पहाड़ चाहिए, झील चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बेटा। किसी कवि ने लिखा है, मेरे ख्याल से रमानाथ अवस्थी जी की ये लाइन है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। जब आपके दिल में आ जाए तो आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं। और अभी मैं उनसे बता रहा था आपके एंकर से कि जब मैं मेरी ज़िंदगी के सबसे वर्सर टाइम पे मैंने लाइफ के बेस्ट गाने लिखे हैं रोमांटिक। जब आदमी कभी गानों के बारे में सोच भी नहीं सकता, उस दौर में मैंने सारे रोमांटिक गाने, चाहे तुम साजन ले लो, आशिकी ले लो, दीवाना ले लो, लिखा। तो ये बिल्कुल गलत सोच है कि शायरों को केवल शराब चाहिए, शबाब चाहिए, या माहौल चाहिए, या पहाड़ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम मुंबई वालों को तो पहाड़ को तो कौन कहे, हरियाली तक नसीब नहीं है। हम तो कंक्रीट के जंगल में कहीं रहते हैं जहाँ केवल पत्थर पत्थर और पत्थर दिखाई देते हैं। कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप शिरकत भी करते रहते हैं, आपसे कई सवाल भी पूछे जाते हैं। मेरा ये इस कार्यक्रम में ये भी सवाल है कि मान लीजिए कोई उत्तराखंड का लेखक, कोई उत्तराखंड का कवि, वैसे तो अब बहुत सारे साधन हैं,
अगर जाना चाहता है वो बॉलीवुड में, मुझसे किसी ने कहा कि पूछेगा ज़रूर कि रास्ता क्या है, कैसे कि जाके मुंबई में रहने लग जाए। भाई आप ही के शहर का एक बच्चा जो पहले स्ट्रगल जब शुरू किया, मेरे घर पे बहुत बार गिटार लेके आया, आज बहुत मशहूर सिंगर है जुबिन नौटियाल, यहीं का लड़का है वो। और उसकी लाइफ का पहला सुपरहिट गाना भी मैंने ही लिखा था। एक फिल्म आई थी सोनल केबल और उसका गाना था वो मेरे ही हिट गाने को लेके फिर हमने वो गाना लिखा था कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम के ऊपर वो पूरा गाना था, बहुत मशहूर हुआ। वो जुबिन नौटियाल का पहला गाना था और मेरे ख्याल से वो आपके ही शहर का बच्चा है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब मैं बनारस जाता हूँ तो लोग बोलते रहे, मैंने बोला भैया आपके ही शहर से मैं गया हूँ, इसी मिट्टी, इसी गांव, इसी ताल, इसी बगीचों से गुजर के गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी बच्चा हो, क्या उत्तराखंड का हो, यूपी का हो या हिमाचल का हो, कहीं का भी हो, आप में टैलेंट है तो आप वहाँ जाके बिल्कुल अपना नाम कर सकते हैं। मगर उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। होता क्या है, आजकल के बच्चे 2 लाइन लिख लिए, अब उनको लगा कि मैं तो गीतकार बना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आसान लिखना सबसे मुश्किल है। मुश्किल लिखना कई बार आसान लगता है, मगर वो जो दिखता आसान है ना, उसके पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की कहानी होती है, एक बड़ा लंबा अध्ययन होता है, एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, तब जाके उन सरल शब्दों में आप एक बड़ी बात कर पाते। और वो बच्चे वो समझते नहीं। कोई भी काम आपको ग्रेजुएट की अगर डिग्री चाहिए तो आपको 12-15 साल पढ़ना पड़ेगा ना। आप चाहते हो कि आपको डिग्री ऐसे ही मिल जाए, 2 दिन पढ़ा, 2 लाइन लिखी, आपको डिग्री चाहिए, ऐसे कैसे डिग्री मिलेगी? आज इस मंच पे तुम बैठे हो तो क्या तुमको जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हिंदुस्तान ने बुला के बैठा दिया कि आओ भाई विवेक? इसके लिए तुमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, पढ़ाई की, फिर आए, फिर ज्वाइन किया। तो कोई भी, वही मैंने बोला ना कि 2 चीज़ लेके आए, पेशेंस, टाइम और टैलेंट। फिर देखो दुनिया की कौन सी ताकत उनको रोकती है। अगर विवेक, मेरा मानना है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? हम भी उसी हाड़ मांस के बने हुए इंसान हैं जिससे तुम बने हो। तो आप अगर किसी को एडमायर करते हो, किसी को चाहते हो, तो उसको सुनो, उसको पढ़ो, उसको जियो। और उसको, हमारी लाइन में तो कोई गुरु चाहिए भी नहीं। आप किसी को, आप साहिर को गुरु मान लो, आप शैलेंद्र को मान लो, आप गुलजार को मान लो, किसी को भी मान लो, उसकी चीज़ों को पढ़ो और उसका जवाब लिखो। शैलेंद्र को आपने पढ़ा है? शैलेंद्र को आपने पढ़ा ही होगा। बिल्कुल, बहुत पढ़ा क्या है, उनको सुना बहुत है, मिला भी हूँ मैं। मिले आप उनसे? या। तो अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो फिल्मी गीतकारों के बारे में कहा जाता है कि यार ये लोग क्या, कोई गाना है, शैलेंद्र को, और ये बहुत दुखद भी है, कहते हैं ना कि ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। मरने के बाद आदमी की बड़ी इज्जत होने लगती है। आनंद बख्शी जब जिंदा थे तो वो तुकबंदी के शायर थे, वो तुकबंदी करते थे। अब आनंद बख्शी लेजेंड हो गए। तो शैलेंद्र ने फिल्मों में जो लिखा, एक बार दर्शकों में बता भी देता हूँ कि वो जो गाना, वैसे आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए वो गाना है पान खाए सैया हमार, क्योंकि जीना इसी का नाम है, सब उन्होंने लिखे थे शैलेंद्र ने। सर कंटिन्यू। और शैलेंद्र को मैं बहुत बड़ा फिलॉसफिकल राइटर मानता हूँ। उनके हर गाने में जिंदगी की कोई न कोई फिलॉसफी होती थी। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक गाना जो हम लोग जब जवान हुए तो गाना बड़ा पसंद था कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा। अब उस गाने के जब अंतरे में वो शायर जाता है, तब वो क्या कहता है कि कितनी सदियां बीत गई हाय तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में, मन का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। तो ये थे शैलेंद्र। इतनी बड़ी जिंदगी की परिभाषा एक लाइन में बोल के चला गया कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ना कुछ लेके जाएंगे ना कुछ दे के जाएंगे। ये जो तुमने मीर और कबीर और सूरदास रहीम की बात कही, इनको आप पढ़ो। आज तुलसी घर घर में क्यों मशहूर हैं, आज कबीर क्यों मशहूर है, उनकी भाषा देखो,
इतनी आसानी से, इतनी सरल जबान में उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि आज भी उसको याद किया जाता है। समीर अंजान को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है अभी तक लगातार लिखने के लिए? मोटिवेट करती है हाँ। जो एक ही चीज़ मोटिवेट करती है कि जिंदगी की जो परिभाषा है ना, वो यही है कि कभी ये मत सोचो कि तुम मंजिल पे हो, सफ़र जारी रखो। वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तुम लोग याद दिलाते हो, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैंने इतने गाने लिख लिए, और अभी भी जो बेस्ट लिखना है वो मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। उसी की प्यास में भटक रहा हूँ कि कोई तो एक कागज के फूल मिल जाए, कोई तो एक प्यासा मिल जाए जहाँ मैं कुछ जो लिखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने लिखा है वो मेरी पसंद का नहीं था, मगर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे तो वो तलब और बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वो प्यास है कि यार जब साहिर को सुनता हूँ, शैलेंद्र को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है विवेक। और कहीं ऐसा ना हो कि वो बख्शी साहब ने एक बार कही थी कि मुझे मेरे मरने का गम नहीं है, गम है कि मेरे साथ मेरी शायरी मर जाएगी। नहीं मरेगी, लेखकों के लिए कविताएं कहाँ मरती हैं यार। मेरा तो शेर जो बहुत मशहूर है कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। वाह। अभी दो तीन सवाल रैपिड फायर में, बिल्कुल उसके जो अच्छा, रैपिड फायर के बाद जवाब लघु तरिये चाहिए। देहरादून की पोएट्री सुना के ही जाऊंगा, मेरा वादा है। देहरादून की पोएट्री ही पहले सुन लेते हैं सर। अच्छा पहले सुन लो। हाँ, चलो। ये देहरादून की आवाम, यहाँ के लोग फैसला करेंगे कि जो कुछ मैंने लिखा है वो जी के लिखा है या सोच के लिखा है। मगर एक वादा है कि जो लिखा है वो बहुत जल्दी किसी फिल्म में आएगा ज़रूर, ये मेरा वादा है आपसे। कहता है कि कितनी खुशरंग फिजाएं हैं, कितनी खुशरंग फिजाएं हैं, कितनी बेफिक्र हवाएं हैं। कितनी खुशरंग फिजाएं हैं, कितनी बेफिक्र फिजाएं हैं, कितना हसीन मौसम है, कितना दिलकश मानसून है, ये देहरादून है। अब ये लाइन आप बोलेंगे, मैं केवल यही बोलूँगा कि कितना हसीन ये मौसम है, कितना दिलकश मानसून है, और आप बोलेंगे ये देहरादून है। फिर कहता है यहाँ दूर तलक हरियाली है, यहाँ दूर तलक हरियाली है, हर चेहरे पे खुशहाली है, यहाँ दर्द में मिलता सुकून है, ये देहरादून है। कहता है कि कुदरत के सभी नज़ारे हैं, कुदरत के सभी नज़ारे हैं, नदियों के निर्मल धारे हैं। कुदरत के सभी नज़ारे हैं, नदियों के निर्मल धारे हैं, यहाँ बारिश अफलातून है, देहरादून है। आखिरी है, कहता है कि यहाँ पंछी नगमे गाते हैं, यहाँ पंछी नगमे गाते हैं, यहाँ पर्वत पास बुलाते हैं, यहाँ पंछी नगमे गाते हैं, यहाँ पर्वत पास बुलाते हैं, यही शिमला यही रंगून है, ये देहरादून है, ये देहरादून है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ इस
सत्र का समापन करते हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। और फिर आप लोगों की तहे दिल से मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं और दुआएं करता हूं कि जो कुछ मैंने लिखा है कि यहाँ हर चेहरे पे खुशहाली है, ये दुआ मांग के जाता हूं कि आपका शहर ऐसे ही खुश रंग रहे, हरा भरा रहे और आप मुस्कुराते रहें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.